हे गाइस, माय नेम इज गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की। तो गाइस, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो बीटेक में, या बीसीए या एमसीए के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, और अगर आपको एक टॉप की एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी या कोई भी अपनी कंट्री का यानी इंडिया का टॉप का कॉलेज नहीं मिला है, तब अगर आप चाहते हो कि आपका प्लेसमेंट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो जाए, जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और गोल्डमैन सैक्स और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, एप्पल, इन सारी कंपनीज में अगर आपका प्लेसमेंट हो जाए, तब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हो तो, अगर आप टायर 2 या टायर 3 के स्टूडेंट हो तो इसका मतलब आपके कॉलेज में ये कंपनीज नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ये कंपनीज सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाती हैं? टायर 1 में जाती हैं। अगर आप टायर 1 में हो तब तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप टायर 3 या टायर 2 में हो तब आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसी दिक्कत को आज मैं दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और आपके कॉलेज के जो ग्रुप होंगे उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि बच्चों को पता लग सके कि वो एक टायर 3 कॉलेज में है, फिर भी उनका प्लेसमेंट अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर में हो सकता है, जिनका एवरेज पैकेज जो होता है वो 30 to 35 LPA यानी लाख पर एनम, 30 से 35 लाख पर एनम होता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनका एवरेज पैकेज 30 से 35 लाख के बीच में होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही तगड़ी प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी पैकेज इतना लग जाए, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्लेसमेंट भी इन कंपनीज के अंदर हो जाए, तब आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो तो हो सकता है कि आपको कंपनीज के बारे में ना पता हो। तो मेनली दो टाइप की कंपनी होती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो गाइस, सर्विस बेस्ड कंपनी जो होती है वो थोड़ा छोटा पैकेज देती है, यानी कम, यानी आप जो देखते हो ना मास रिक्रूटर जो होते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं ये बहुत ही कम पैकेज देती हैं। लगभग 3 से लेकर 6-7 लाख के बीच का ही पैकेज इनका होता है। 6-7 तक तो जाता भी नहीं है, 3 से 6 तक का ब्रैकेट ही इनका होता है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है इनका पैकेज बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी का 15 भी हो सकता है और किसी का ऊपर जाके 50-60 तक भी पहुंच जाता है, यानी 20 से लेकर 50 लाख तक का इनका पैकेज होता है। किसी कंपनी का आपको 20 मिल सकता है, किसी का आपको 50 मिल सकता है, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपकी एक बार एंट्री हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में, उसके बाद आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, आपका ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता रहेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी हार्डवर्क की ज़रूरत है, और अगर आप चाह रहे हो कि आपका 30 से 35 लाख वाला जो पैकेज होता है वही लगे, तब आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी कंपनी कितना पैकेज ऑफर करती हैं, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। तो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है बेसिक। आप जैसा कि भी अपने फर्स्ट ईयर में आए हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो गाइस, इनके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन उसमें पढ़ना क्या होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद क्या करना है, और फिर बात करेंगे एट द एंड आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो है बेसिक्स। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो लैंग्वेज से मेरा मतलब आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, फारसी, मतलब ये लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज से मेरा मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको C++, जावा, पाइथन, ये लैंग्वेजेस करनी होंगी। इनमें से कोई एक लैंग्वेज कर लोगे तभी भी आपका काम चल सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप अपने फर्स्ट ईयर में ही हो, तब आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने एक बार एक लैंग्वेज अच्छे से सीख ली, तब आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में स्विच करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। आपने अगर एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख ली, उसके बाद आपको बिल्कुल भी दूसरे लैंग्वेज पे टाइम लगने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपको बस सिंटैक्स देखना है, आपको उसके पीछे का लॉजिक पहले से ही पता होगा। गाइस, लैंग्वेज जो होती है, जिस तरीके से हम हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरे को समझाने के लिए, उसी तरीके से हम जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी बातों को कंप्यूटर को समझाने के लिए। ठीक है, तो सिंपली ये वही लैंग्वेज है जो जैसे हम अपनी हिंदी इंग्लिश यूज़ करते हैं आपस में, उसी तरीके से जो कंप्यूटर के साथ हम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि आपकी C++, जावा, पाइथन में से कोई भी हो सकती है। इनके अलावा भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सी पढ़ें, उसके बाद C++, उसके बाद आप हो सके तो जावा पढ़ें, या फिर ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद पाइथन आप ज़रूर करना। तो ये 3 लैंग्वेज आप ज़रूर करना, C++, पाइथन, या फिर C, जावा, पाइथन, ये लैंग्वेज आप ज़रूर करना।
3 लैंग्वेज आपको कम से कम करनी चाहिए यार। अभी फर्स्ट ईयर में इतना तो कर ही सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने अगर एक लैंग्वेज कर ली, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज पे आपको स्विच करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। तो गाइस आपने अब एक लैंग्वेज कर ली है, अब वो सी, सी प्लस प्लस दोनों में से कोई भी एक हो सकती है या फिर जावा भी हो सकती है। आपको जो भी पसंद हो आप वो लैंग्वेज कर लेना। आप सी, सी प्लस प्लस में से एक जरूर करना, उसके बाद आप जावा कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो गाइस डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको किसी भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, कोई भी कोडिंग इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, टॉप की जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, अगर आपको उनमें जाना है तो एकमात्र जो तरीका है वहाँ पे जाने का वो है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो बहुत तगड़ी तरीके से, तो आपको उन कंपनी में एंट्री लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 70 टू 80% वेटेज इसी का होता है। अगर कोई डीएसए को स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो उसके 70 टू 80% चांस इस बात के गारंटीड हो जाते हैं कि उसका कंपनी में सिलेक्शन होना ही होना है। बाकियों को तो रहने दो, पहले आप डीएसए वालों को पकड़ लो। डीएसए से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। आप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझते हो, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स के बारे में समझते हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा है क्या डीएसए। अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डेटा को स्ट्रक्चर करने के काम आता है, यानी आपका जो डेटा है वो मेमोरी में एलोकेट करने, मतलब मेमोरी में स्टोर करने के तरीके को बताता है कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं आपका डेटा मेमोरी में स्टोर करने के। उसी को आप पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में। एल्गोरिथम के अंदर में आप तरीके पढ़ते हो, मतलब कोई भी डेटा आपने मेमोरी में रखा है तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर में कैसे यूज़ में ले सकते हो, और इसके काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। अभी आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन आपको जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, और आपको इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, जो कि अभी हम बात करने वाले हैं इसकी। तो गाइस ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी इंटरव्यू का। तो गाइस आपका 70 टू 80% जो पोर्शन होता है इंटरव्यू का वो डीएसए के अराउंड ही घूमता है, ठीक है। तो आपको डीएसए को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको बस एक ही बात बार बार कहना चाहता हूँ कि आप डीएसए को भूल कर भी नज़रअंदाज मत करना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इसको आपको सबसे अच्छे से करना है। एक बार आपने अगर लैंग्वेज ढंग से नहीं करी तो चलेगा, लेकिन अगर आपने डीएसए अच्छे से नहीं करी ना तो काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। आपको डीएसए को इन डेप्थ समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा, ताकि लॉन्ग टाइम में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद गैस आपको जो करनी पड़ेगी वो है प्रैक्टिस। अगर आपने लैंग्वेज कर ली है, एक दो लैंग्वेज कर ली, ठीक है, सी कर ली, सी प्लस प्लस कर ली, इसके बाद आपको डायरेक्ट मूव ऑन करना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे, ठीक है। ये आपने अगर अच्छे से थोड़ा बहुत कर लिया, डीएसए के करने के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपको पता है आपने अपनी जेईई मेन दिया होगा और भी कोई एग्जामिनेशन दिया होगा, आप एक चैप्टर पढ़ते थे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लो ए, ठीक है। ए टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इन वेबसाइट पे जाना है, वो वेबसाइट है आपका जीएफजी। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेकआउट जरूर करना। एक है आपका जीएफजी, दूसरा है आपका हैकर रैंक। ये दो वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं। पहले आप जीएफजी से स्टार्ट करना, फिर हैकर रैंक। जीएफजी है गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो गाइस जैसे आप वहाँ पे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, उसी तरीके से आपको यहाँ पर यानी डीएसए की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको जीएफजी और हैकर रैंक ये दो वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अपने स्टेप 2 की। तो गाइस ये जो आपका पूरा स्टेप 1 है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आप स्टेप 1 अपने फर्स्ट ईयर में कर लोगे अच्छे से। अगर आप ये पूरा फर्स्ट ईयर के अंदर करते हो तब आप एकदम प्रो हो जाने वाले हो कोडिंग के अंदर, ठीक है। आपको मिनिमम इतना काम तो करना है। और गाइस मैं बताऊँ, इतना काम करना बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है और बिल्कुल भी आसान भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम पूरा दिन मौज मस्ती करें, नेटफ्लिक्स देखें, अमेजॉन प्राइम देखें, तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है ये होना। और अगर बात करें जैसे कि अभी हमारे कॉलेज अभी ओपन नहीं हुए हैं, हो सकता है अभी आने वाले टाइम में ओपन हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ओपन नहीं है, तब इस टाइम में बहुत ही अच्छा टाइम है ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने का, थोड़ा वीडियोस देखने का इंटरनेट से। और गाइस एक बात और, काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि भैया कोई कोर्स बता दो, यहाँ से पढ़ ले वहाँ से।
तो गाइस आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। आपको बस एक्सेस करना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर ये काम करने आपको आ गए तब आप फ्री में बहुत ही मास्टर कर जाओगे इन सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है? तो आपका डीएसए पार्ट्स को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत ही फोकस के साथ और बहुत ही डेप्थ में इसको स्टडी करना है। और साथ में आपको जो प्रैक्टिस करना है, ये वेबसाइट मैंने आपको बता दिए 2, और इनके अलावा भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे या मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। अब चलते हैं स्टेप 2 की ओर में। तो गाइस ये थोड़ा एडवांस स्टेप है। अगर आपने स्टेप 1 अच्छे से किया है, उसके बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टेप 1 अच्छे से नहीं किया, तब आपको वापस से इसको थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका ये स्टेप अच्छे से नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पर आना थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। ऐसा नहीं है आप इसको कर नहीं पाओगे, कर लोगे, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कि जैसा कि आपने अपना जेईई मेन दिया होगा, तो ये आपका मेन लेवल की चीज़ें थी। अब थोड़ा चलते हैं एडवांस लेवल की चीज़ों पर। तो गाइस अब हम आ गए हैं एडवांस स्टेप 2 पे। तो गाइस स्टेप 2 जो है हमारा, वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो गाइस जैसा कि आपने अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा अपने 12th के बाद में, इसी तरीके से ये है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। जिस तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट फाइट करते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए, ठीक है? यहाँ पर फाइट इसलिए नहीं होता कि आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, इसलिए फाइट नहीं होता है। यहाँ पर जो फाइट होती है वो इसलिए होती है ताकि अपने जो टेक्निकल स्किल है, यानी आपका जो वो डीएसए वाला पार्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है, वो आपका स्ट्रांग हो सके। इसीलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं स्टूडेंट। और अगर आपको भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, तब आप क्यों करोगे ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसलिए करोगे ताकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। आपका जो डीएसए है, जो यहाँ पर हमने डीएसए की बात करी थी और इसके बाद जो हमने प्रैक्टिस की बात करी थी, तो यहाँ प्रैक्टिस पे हमने मान के चलो, यहाँ पे हमने मेन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और यहाँ पे है हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है? जो हमारा जेईई एडवांस था, यहाँ पे जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है और यहाँ पे है हमारे जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन। ऐसा आपको पता ही है कि आप नॉर्मल पढ़ के भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार मेन वाले क्वेश्चन कर लेते हो, उसके बाद आपको एडवांस वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा टफ नहीं लगते, मतलब ईजी नहीं लगते, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं लगते। तो इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि आप पहले इन वेबसाइट पे करोगे, यानी हैकर रैंक पे करोगे, जीएफजी पे करोगे, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव पे जाओगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है वो कोडिंग का कंपटीशन होता है। आपकी जैसे मैंने ये प्लेटफॉर्म्स बताए थे, जीएफजी, हैकर रैंक, यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन ये बहुत छोटे स्केल पर होती है। मतलब यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, यानी उतने ज़्यादा लोग नहीं होते जितने यहाँ पर होते हैं। ये कह सकते हैं जो एक्चुअल कोडिंग कंपटीशन है वो यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो आपके वेबसाइट्स हैं वो 2 हैं, एक है आपका कोड शेफ और एक है आपका कोड फोर्सेस। आपने इसका नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर आप कोड शेफ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, यानी सीपी करते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट में सीपी कहते हैं, तो अगर आप कोड शेफ पे सीपी करते हो, तब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें मिलती हैं, एक आपकी रेटिंग, उसके बाद आपकी रैंक। अब यहाँ पर रैंक कैसे आती है और रेटिंग कैसे आती है, ये सिंपल आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आपने जेईई मेन दिया है, जेईई एडवांस दिया है, ठीक है? आपको पता ही है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, यानी एक टाइम लिमिट के अंदर करते हो, वो टाइम लिमिट अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आगे समझ में आ जाएगा। एक टाइम लिमिट के अंदर करते हो, इसके अलावा आप एकदम करेक्ट सॉल्यूशन कर देते हो सारे क्वेश्चंस का, तो आपकी रैंक उतनी ज़्यादा ऊपर हो जाती है। और आप जितना अच्छा सॉल्यूशन देते हो, उतना ही आपकी जो रैंक है वो बढ़ती जाती है, यानी बहुत अच्छी रैंक होती जाती है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, तो यहाँ से आपको क्या मिलते हैं, आपकी एक रेटिंग मिलती है। और ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, आपकी पूरे वर्ल्ड लेवल पर होती है। आप अपने वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, तब कोड शेफ के ऊपर में आपको स्टार मिलते हैं। तो अगर आप 5 स्टार या 6 स्टार कोडर हो जाते हो, तब आप बहुत ही अच्छे कोडर माने जाते हो। और अगर आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हो, आई होप आपको पता होगा रेज्यूमे क्या होता है, तो अगर आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हो कि मैं 5 स्टार या 6 स्टार कोडर हूँ, तब आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आप समझ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है उस रेज्यूमे की कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपका कोड शेफ, इसी तरीके से एक और प्लेटफॉर्म है इसी की तरह, ये है कोड फोर्सेस। तो गाइस कोड फोर्सेस जो है ये भी सेम कोडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर भी कोडिंग कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टार नहीं मिलते, यहाँ पर सिर्फ रेटिंग दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि कोड शेफ थोड़ा बेटर प्लेटफॉर्म है कोड शेफ की कंपैरिजन में। लेकिन यार दोनों बहुत ही तगड़े हैं। अगर आप दोनों में से किसी पे भी अच्छा करते हो, या अगर आप दोनों पे ही बहुत अच्छा करते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। लेकिन अगर आप एक बार कोड शेफ से स्टार्ट करो, उसके बाद आप कोड फोर्सेस पे मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप इस पे एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि मैं आपको बिल्कुल समझाऊं कि क्या होता है कोड शेफ, क्या होता है कोड फोर्सेस,
प्रोसेस, कैसे इस पे आईडी बनाते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारे अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसके ऊपर में डेडिकेटेड एक वीडियो लाकर दे दूंगा। अब चलते हैं हम स्टेप थर्ड की ओर में। तो कैसे आपने ये देखा ही होगा, जो ऐप्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, जब आप छोटे होते हो तो आपका भी बड़ा मन करता है कि मैं भी एक ऐप बनाऊं, मैं भी एक गेम बनाऊं, मैं भी एक वेबसाइट बनाऊं, बहुत अच्छी सी, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाऊं। तो आप अपने थर्ड ईयर में कर सकते हो या उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन जिस फ्लो चार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जिस स्टेप की या रोड मैप की बात मैं कर रहा हूँ, उस रोड मैप में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थर्ड ईयर में करें। तो थर्ड ईयर में करने का फ़ायदा ये होगा कि आप इसे अपने रिज्यूमे में डाल दोगे, इसके बाद आपको इंटर्नशिप भी ईजिली मिल जाएगी। तो किस स्टेप 3 हमारा आता है डेवलपमेंट। तो किस डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है। एक कंपनी में जाने से पहले अगर हमने कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं, कुछ हमने ऐसे काम कर रखे हैं कि जो कंपनी को रिलेट करता होगा, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को ऐसा ही बंदा चाहिए जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से होगी, तो उसे और अच्छा लगेगा। तभी तो लोग एक्सपीरियंस वाले बंदे ढूंढते हैं, क्योंकि उनको पहले से एक्सपीरियंस होगा तो वो काम बेटर करेंगे। अगर आपने डेवलपमेंट कर ली, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे बना लिए, तब आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि आपके पास थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, आपको पता है कि फेलियर को किस तरीके से डील करते हैं, कोई बग आता है उसको किस तरीके से डील करा जाता है। तो कंपनी को ये चीज़ों का एडवांटेज रहता है कि उन्हें आपको ये सारी बातें स्टार्टिंग से नहीं बतानी पड़ती। इसीलिए अगर हमारे रेज्यूमे में पहले से ही 1-2 प्रोजेक्ट होंगे, 2 से 3 प्रोजेक्ट होंगे, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी बात होती है और हमारी कंपनी में जिसमें हम जाने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात होती है। तो गाइस, किस तरीके का डेवलपमेंट हम करेंगे? हम चाहे तो मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं या एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा एंड्रॉयड आता है और iOS यानी एप्पल वाले जो फ़ोन होते हैं वो आते हैं। तो कैसे हम एंड्रॉयड या iOS के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट के पास एप्पल का लैपटॉप ना हो, और अगर आपको iOS के ऐप डेवलप करने हैं तो वो सिर्फ एप्पल के लैपटॉप पर ही पॉसिबल है, यानी मैक पे ही हो सकता है, इनके अलावा कहीं नहीं हो सकता। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप एंड्रॉयड वाले ऐप बनाओ जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे चल सके, तो उसके लिए आपको कॉटलिन या जावा में से एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉटलिन सीखें, क्योंकि कॉटलिन आजकल हाई डिमांड में है और जावा की वैल्यू थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ कि कम हो रही है। लेकिन अगर आप जावा से भी स्टार्ट करते हो, मान लो आपने फर्स्ट स्टेप में जावा सीखी है, तब आप कॉटलिन मत सीखो, आप जावा में भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज अगर आपने कर ली तो दूसरे लैंग्वेज पे स्विच करना बिल्कुल भी ईजी है। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे जाना बहुत ही ज़्यादा आसान बात है, कोई भी जा सकता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो अगर आप ऐप डेव करना चाह रहे हो तो आप एंड्रॉयड में कर सकते हो या फिर आप iOS में भी कर सकते हो। इनके अलावा गाइस, अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक ही कोड लिखूं और दोनों में चल जाए, जैसे कि अभी तो बात ये है कि अगर आप एंड्रॉयड के लिए करोगे अलग से कोड लिखना पड़ेगा, अलग से काम करनी पड़ेंगी। अगर आप iOS के लिए यानी एप्पल वाले फ़ोन के लिए करोगे तो आपको अलग से काम करना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम एक कोड लिखें यानी एक काम करें और हमारा दोनों में हो जाए? हाँ जी, ऐसा भी पॉसिबल है, जो कि आपका फ्लटर एक नया ऐसा टूल आ गया है हमारे पास, जिससे हम एक लैंग्वेज के अंदर में कोड लिखते हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज है डार्ट। जैसे कि ये डार्ट DART एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि अगर हम कोड लिखें और ये कोड अगर हम चलाएं तो ये कोड हमारा एंड्रॉयड में भी काम करेगा और iOS में भी काम करेगा। मतलब अगर हम फ्लटर के ऐप बनाते हैं तो हमारे एंड्रॉयड में भी चलते हैं और iOS में भी चलते हैं। लेकिन फिर ये ज़्यादा लोग क्यों नहीं सीखते? अभी मैंने इसकी बात क्यों नहीं करी, फ्लटर की बात क्यों नहीं करी, एंड्रॉयड की iOS की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गाइस, ये हमारे हैं नेटिव ऐप। नेटिव ऐप थोड़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं जो ये फ्लटर वगैरह जो है इन ऐप से। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में फ्लटर वगैरह पे ना जाएं। अगर आपको कहीं पे ऐसा इंटर्नशिप करनी है कि आप फ्लटर में ही काम करना चाह रहे हो, तभी आप करें, वरना तो यार आप एंड्रॉयड या iOS में से किसी एक पर भी एकदम काम कर सकते हो और आप इसमें अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एंड्रॉयड पे जाओ और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ। और कैसे इसके अलावा कैसे आप वेब डेव यानी वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट मतलब आप वेबसाइट भी बना सकते हो। तो अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बैकएंड की लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी, और थोड़ा और डेटाबेस यानी बैकएंड में जो डेटा वगैरह आप स्टोर करोगे उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वेब डेव सीखना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। वेब डेव के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अगर आपको नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। और गाइस, इसके बाद आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि क्या करें, एंड्रॉयड या वेब? तो मैं बोलूँगा गाइस, आप दोनों करके ट्राई करना, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वेब ज़्यादा अच्छा है या ऐप ज़्यादा अच्छा है, दोनों बहुत ही अच्छे हैं। आपको जो बढ़िया लगे वो आप कर सकते हो और जो घटिया लगे उसे आप छोड़ सकते हो। तो क्या डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, ऐप और वेब? नहीं,
इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको ये 2 तरीके मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़े ईज़ी हैं और ये करना आपके लिए आसान रहेगा। बाकी एमएल वगैरह भी आप कर सकते हो और आप करोगे ही, हो सकता है आपके 3rd ईयर या 4th ईयर में होता है, आप इससे प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे। और एआई वगैरह शायद हो या ना हो, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि किसी कॉलेजेस में होता है, किसी में नहीं होता। और इनके अलावा अगर आप कुछ भी चीज़ें करना चाह रहे हो तो आप फ्री हो, कुछ भी आप कर सकते हो। यार बीटेक होता है, इंजीनियरिंग होती है चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, आप इनके अलावा भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये डेवलपमेंट वाली चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है तो आप मुझे डिटेल में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको एक वीडियो चाहिए इस पर भी तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब चलते हैं स्टेप 4, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है। ऐसे अगर आप इतना कर लेते हो, स्टेप 1, 2 एंड 3, तब आप एकदम रेज्यूमे रेडी हो जाए। रेज्यूमे रेडी का क्या मतलब है? रेज्यूमे रेडी का मतलब ये है कि आप एक कंपनी में जाने के लायक हो गए हो। अब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, आपको कंपनी में जॉब लेना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका एक अच्छा सा रेज्यूमे प्रिपेयर करना होगा। अब रेज्यूमे कैसे बनाते हैं ये बहुत बात की बात है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। तो आप अगर स्टेप 3 तक कर चुके हो तो स्टेप 4 आपका ये होने वाला है कि आप एक रेज्यूमे बनाओगे। इसके बाद आप अप्लाई करोगे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जो कि आपका फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसी कंपनीज के अंदर में, और आप उनका इंटरव्यू दोगे और गारंटीड क्रैक कर दोगे। अगर आपने इतनी चीज़ ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ फॉलो कर ली तो इतना अगर काम कर लोगे तो आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आप इजीली पहुंच सकते हो। गाइस ये तो बात करी हमने सिर्फ प्रिपरेशन की, अब बात करते हैं यहाँ तक पहुंचना कैसे है। ठीक है ना, अब हमने प्रिपरेशन तो सारी कर ली, अब इंटरव्यू कैसे देंगे, क्योंकि ये कंपनीज हमारे कॉलेज में तो आती नहीं है। तो वैसे यहाँ तक पहुँच लिया आपने तो आपका इंटरव्यू भी पक्का हो ही जाएगा। यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। स्टेप 4 तक जो बंदा पहुँच जाता है ना, समझ लो वो पहुँच गया कंपनी के अंदर, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना टफ है, कंपनी के अंदर जाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आप जिस भी कॉलेज में हो उस कॉलेज में एक ना एक बंदा तो ऐसा ज़रूर होगा जो इस टॉप कंपनी के अंदर है। अगर नहीं है फिर भी आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन के बारे में अगर आपको ज़्यादा नहीं पता तो आप मुझे बताना, मैं आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ला के दे दूंगा। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल्स का फेसबुक है। जैसे कि आपने फेसबुक तो यूज़ कर ही रखा है ना, उसी तरीके से लिंक्डइन है जहाँ पर एक प्रोफेशनल अपनी सारी डिटेल पोस्ट करता है। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो जैसे कि एक पर्सन है नील सोमानी, शॉर्ट में हम इसे एनएस बोलते हैं। तो एनएस जो है वो काम कर रहे हैं गूगल के अंदर में। तो एनएस जो है इनकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल है, और एनएस की लिंक्डइन प्रोफाइल पर आप जब जाओगे इनको आप कनेक्ट कर सकते हो। इनको आप कनेक्ट कर, जैसे वहाँ पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो, यहाँ पर आप किसी को कनेक्ट कर सकते हो। अगर वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप उनको अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हो और उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या आप मुझे अपनी कंपनी में यानी गूगल के अंदर में रेफ़र कर सकते हो इस पोजीशन के लिए, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर पोजीशन के लिए, क्या आप मुझे रेफ़र कर सकते हो। तब अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी होगी, जितने काम मैंने बताए इतने काम अगर आपने किए होंगे, आपका रेज्यूमे बहुत ही अच्छा होगा, इसके बाद आपको वो ना कर ही नहीं पाएगा। वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ भैया आ जाओ। लेकिन बात क्या आती है कि वो क्यों करेगा आपको, ठीक है, वो आपको रेफ़र क्यों करेगा। गैस अगर वो आपको रेफ़र करता है तब उसे मिलते हैं पैसे। अब ये आपके लिए हो सकता है थोड़ी अजीब बात होगी कि रेफ़र आपको करेगा, पैसे उसे क्यों मिलेंगे। क्योंकि कंपनीज चाहती हैं कि मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग आएँ, ताकि मेरी कंपनी और भी ऊंची होती जाए। ठीक है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है ये अपने एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छे से रखती हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती हैं और उनको समय समय पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी प्रोवाइड करती रहती हैं। तो इसीलिए अगर आपको वो रेफ़र करते हैं और आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो, तब आपको तो मिल जाएगी जॉब और उन्हें भी मिलेंगे थोड़े बहुत पैसे। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी अच्छी रकम होती है। यानी सपोज करो कि 1 लाख के अराउंड ही होती है। ठीक है ना, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। और भाई अगर तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम मना करोगे क्या? कोई भी चाहेगा कि मुझे पैसे मिले। तो इसी तरीके से रेफ़र करते हैं वो लोग। तो गाइस इस स्टेप 4 के बाद मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मेन पर्पस था, आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में अच्छे से बताना। क्योंकि गाइस आप किसी भी स्टेप की बात करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम हर जगह काम आएगा। और गाइस ये जो फैंग कंपनी होती है ना, यानी फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी, यानी गोल्डमैन सैक्स वगैरह, ठीक है, ये सारी जो कंपनीज होती हैं ये सभी
सभी सिर्फ एक ही टॉपिक को टारगेट करके चलती हैं, एक ही चीज़ को टारगेट करके चलते हैं, वो है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपका इंटरव्यू गारंटीड बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और अगर आपने इसको मास्टर नहीं किया तो भाई भगवान भरोसे है, देखते हैं फिर क्या होगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है ना, कॉलेज वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, यानी जो भी हैं, उनमें इस वीडियो को शेयर करो। और हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके लिए आ जाऊँगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली वीडियो में।